हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में हाल ही के दिनों में हुए पुल और पुलियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के ऊपर। मैंने ये पेज एक हिंदी समाचार पत्र से निकाला है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, बिहार ब्रिज कोलैप्स, पुल है कि टिकते ही नहीं, 17 दिन में 10 साल में 214 पुल गिरे। और ये बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष की यही एक कहानी है। तो इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे कि कब कब ये पुल गिरा, कहाँ गिरा और इसके पीछे के प्रमुख क्या क्या कारण थे। बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें साझा करता हूँ जो कि पुल के गिरने के समय या उसके बाद लिए गए हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि पुल किस स्थिति में था जब वो गिरा। ये जो तस्वीर है ये अररिया ज़िले की है, जो कि 18 जून को गिरा था और इस पुल की बनाने की कीमत थी 12 करोड़ रुपये और ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था। तो जितना भी पैसा इसमें अभी तक लगा होगा वो तो गया, फिर से हमको देना पड़ेगा। और फाइनली वो पैसा कहाँ से जाता है? हमारे पॉकेट से ही जाता है। सरकार तो कहीं से कमाती नहीं है। ये दूसरी तस्वीर जो है ये सीवान ज़िले की है और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पुल गिरने से पहले भी किस कंडीशन में रहा होगा। जैसे ये बुला रहा है कि आ भाई तू एक धक्का मार, मैं तो गिर जाऊंगा अभी। ये 30 साल पहले ये पुल बना था और इस पे कोई मेंटेनेंस का काम आज तक नहीं किया गया था। तीसरी जो ये पुल मैं दिखा रहा हूँ, जो गिरने की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मोतिहारी ज़िले से है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था, जिसका निर्माण 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर गया, भाई ये तो गजब है। ये तो समझ में नहीं आता कि अंडर कंस्ट्रक्शन पुल क्यों गिर जाते हैं। चौथी और पांचवी तस्वीरें जो मैं भी दिखाऊंगा ये दोनों किशनगंज ज़िले की है। आप देख सकते हैं ये पुल कैसी जर्जर स्थिति में है। लगता है वर्षों से इस पर कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पुलों का मेंटेनेंस करना, समय समय पर इंजीनियर आए, उनकी जांच करे और फिर जो भी ज़रूरत का काम हो उस पर करे, तभी पुल का लाइफ बना रहेगा। चलिए, ये तो कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब आगे हम एक बात करते हैं एक ब्रॉड लेवल पे कि कहाँ कहाँ हमारे बिहार में ये पुल गिरा। तो जैसे मैंने इस बिहार के नक्शे में ये दिखाने का कोशिश किया, ये जो नंबर्स जो मैंने डाले हैं, डिफरेंट नंबर्स, उसकी सीक्वेंस में कहाँ कहाँ पे पुल गिरे हैं। तो आप दाएं कॉर्नर पे देख सकते हो एक नंबर 1 जो मैंने डिनोट किया है वो अररिया ज़िले में हुआ था। और जो चौथी और पांचवी जो दुर्घटना है वो आपकी हुई थी किशनगंज ज़िले में। फिर पांचवी दुर्घटना मधुबनी में, तीसरी और 11वीं ईस्ट चंपारण में। उसके बाद जो दुर्घटना हुई वो मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में। दूसरी 7वीं सिवान में, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं सारण में, 13वीं सहरसा में और 14वीं गया में। आप अगर इस मैप को ध्यान से देख रहे होगे तो एक पैटर्न इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि लगभग आधी दुर्घटनाएं बिहार के सीमावर्ती ज़िले में हुई, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है मानसून टाइम में जब नेपाल कैचमेंट एरिया में बारिश होती है तो वो वहाँ से डैम ओपन कर देते हैं, तो सारा पानी हमारे उत्तर बिहार के ज़िलों में आ जाता है, जिससे कि पानी का स्तर बढ़ जाता है, पानी का करेंट बढ़ जाता है और पुल पुलिये जो उतने मजबूत नहीं हैं, जो धाराशायी हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा ही रीज़न है। तो चाहिए यहाँ पे कि हमारी सरकार को, बिहार सरकार को, भारत सरकार को, कि नेपाल से बात करे और इसका कुछ उपाय निकाले। एकदम से वो बंद भी नहीं कर सकते, अगर वो पानी नहीं छोड़ेंगे तो वो डैम टूट भी सकता है। तो भी एक रीज़न है कि पानी छोड़ते हैं, लेकिन उसके कुछ सॉल्यूशन होंगे जो कि उसको पानी को इस तरह से यूज़ किया जाए, ऐसे जगह पे डाइवर्ट किया जाए
ताकि वो बाढ़ लाने के बजाय कहीं पर यूज़फुल हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में ही एक जगह जहाँ बाढ़ आता है, मध्य बिहार में जल जमाव की स्थिति हो जाती है, पानी आ जाता है तो निकलता नहीं है। फिर इधर दक्षिण में आ जाइए तो कहीं पर सूखे की स्थिति है। तो इस तरीके से उस पानी को डाइवर्ट किया जाए कि जहाँ सूखा है वो पानी वहाँ चल जाए। दूसरा एक बड़ा रीज़न है पुल के गिरने का, वो है डिगिंग। जो मेनली जो ये पुलिये बने होते हैं वो नहर के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे जो पुल होते हैं उनको पुलिये कहा जाता है। तो वहाँ पर बिना परमिशन के, बिना किसी इंजीनियर के सजेशन के ये डिगिंग काम स्टार्ट कर देते हैं। टेंडर मिला, काम स्टार्ट कर दिए, ये बिना चेक किए हुए कि भाई यहाँ डिगिंग करना सही भी है कि नहीं। तो भी एक बड़ा रीज़न है पुलिये गिरने का। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है जो मटेरियल्स यूज होते हैं ये पुल के बनाने में। जो भी रॉड, स्टील के जो बार यूज होते हैं, कंक्रीट यूज होते हैं, बालू सीमेंट, उसकी क्या क्वालिटी है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो वो गिरेगा ही। अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा या थोड़ा भी पुराना हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो गिर जाएगा। और ये इसके पीछे रीज़न क्या आप सबको पता है, करप्शन। इतना अंदर तक करप्शन घुसा हुआ है, सबको पैसा देना है। जिससे जब टेंडर पास हुआ तो ठेकेदार भाई साहब को जहाँ से टेंडर मिला उन ऑफिशियल्स को घूस देने होते हैं। उसके बाद इंजीनियर भाई साहब को घूस खिलाने हैं अप्रूवल के लिए, कुछ उनको भी मुनाफा कमाने हैं, और जो पैसा बचा जो लगाते हैं। तो कुल मिला के अगर 100 रुपये मिला है तो 50 रुपये ही लगते हैं, राइट। तो कैसे पुल बनेगा? ऐसा तो है नहीं कि जब टेंडर निकाला जाता है या आवंटन किया जाता है पैसा तो उस समय ये सोच के किया जाता है कि भाई आधे पैसा तो घूस में ही जाना है, तो जहाँ 100 लगने वाला है वहाँ 200 रुपये हम आवंटित करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। चौथा एक सबसे बड़ा रीज़न है वो है मेंटेनेंस। जब उस पर वाहन चलते हैं तो कितना प्रेशर पड़ता है, तो उसका समय समय पर इसका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। कुछ वियर टियर है तो उसको फिक्स करना ज़रूरी होता है। इंजीनियर्स को समय समय पर जाके उनका मुआयना करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर कुछ उसका स्ट्रक्चरल कुछ खामियां तो नहीं उसमें आ गई है, कहीं पर कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, और उसको फिक्स किया जाए, जो कि नहीं होता है छोटे छोटे जगहों पे और छोटे मोटे पुलों पे तो जनरली नहीं होता है। और एक और सबसे बड़ा रीज़न है जो कि जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो है स्किल का। जो इंजीनियर्स इस पुल की जो संरचना, जो कि ढांचा बनाते हैं, वो कितना सही है, क्या वो प्रॉपर है उस जगह के हिसाब से, उनके पास क्या इतना स्किल है कि वो उच्च कोटि का ढांचा बना पाए। उसके लिए अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। और अच्छे इंजीनियर्स आपको पता है वो बड़े बड़े शहरों में मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम करते हैं। वो वहाँ जाके काम करना पसंद नहीं करेंगे बिहार के गांव में, क्योंकि उनको पता है वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है ढंग के, वहाँ पर तो क्लिनिक राज ही चलता है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो ये सब सोच के अच्छे इंजीनियर्स जाएंगे ही नहीं। जो इंजीनियर्स जाएंगे वो भी ब्राइब दे करके हैं, उनको भी पैसा चाहिए। तो ये सब जगह करप्शन घुसा हुआ है, जिसके कारण हम लोग को ये दुर्घटनाएँ देखनी पड़ती है। और नॉट ओनली ये दुर्घटना, बहुत सारे रीज़न है, ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसके कारण हम लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग पिछड़ गए हैं सब राज्यों से। एक समय था जब हम अग्रणी राज्यों में हुआ करते थे, आज से 100 साल पहले, बट आज तो हम नीचे से 4-5 राज्यों के श्रेणी में होंगे, जहाँ कि हमारा विकास बिल्कुल ना के बराबर है। आगे मैं एक 2 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा, जो कि प्रशांत किशोर जहाँ बात कर रहे हैं, ये जो हाल ही में पुल दुर्घटना हुई है उसके ऊपर, वो बता रहे हैं इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हो वो अभी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि भाई जागो, 5 किलो अनाज के लिए वोट मत दो, 1 बोतल दारू के लिए वोट मत दो, अपने लिए वोट दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने राज्य के लिए वोट दो, अपने देश के लिए वोट दो, और देश की, अपने राज्य की प्रगति में अपना हाथ बढ़ाओ। नहीं तो ये मूर्ख हम पे शासन करते रहेंगे और हमारी स्थिति ऐसी की ऐसी ही रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।
ये सड़क क्यों टूट रही है? 100 रुपया आया सड़क में, 40 रुपया उसने चोरी कर लिया, तो 60 रुपया में सड़क बनेगा तो टूटबे न करेगा भाई।